बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर आयंस, अंडर व्हाट कंडीशंस आर दे प्रोड्यूस्ड। आयंस के मुतालिक बताना है और फिर कंडीशंस बतानी है कि आयंस कैसे कैसे बन सकते हैं। ये है इसका आंसर। सबसे पहले आयंस की डेफिनेशन लिखी हुई है कि आयंस ऐसे एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन या लूज किया होता है और उसकी वजह से उनके ऊपर चार्ज होता है। और दो तरह की आयंस होते हैं, कैटायंस पॉजिटिव आयंस होते हैं, एनाइन नेगेटिव आयंस होते हैं। और फिर कंडीशंस लिखी हुई हैं। सबसे पहली कंडीशन है आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। आयोनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनता होता है, और जो एटम मेटल का होता है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो नॉन मेटल का एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और फिर इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बन जाता है। तो इसलिए हमने लिखा है कि जब आयोनिक बॉन्ड बनता है तो उसमें भी आयंस प्रोड्यूस होते हैं। सेकेंड कंडीशन है डिसोसिएशन इन वाटर। सॉल्ट्स, एसिड्स और बेसिस, इनको जब हम वाटर में डिसॉल्व करें तो ये ब्रेक हो जाते हैं अपने आयंस में। थर्ड है आयोनाइजेशन। जब किसी एटम या मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलती है, जैसे कि हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके भी वो पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक होना। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मॉलिक्यूल का ब्रेक होना। जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट में से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएं। इलेक्ट्रोलाइट ऐसी चीज़ें होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती हैं। आमतौर पे वो सॉल्यूशन की फॉर्म में ही होती हैं। कोई चीज़ है हमारे पास जो लिक्विड स्टेट में है, या फिर हम उसको पानी में हल कर दें और उसको सॉल्यूशन बना लें, उसको कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में से जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएं तो जो भी चीज़ उसके अंदर होती है ना इलेक्ट्रोलाइट में, वो आयंस में कन्वर्ट हो जाती है। इन कंडीशंस की डिटेल आप नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर में नहीं लिखी हुई हैं। और लास्ट कंडीशन हमने लिखी है रेडिएशन आयोनाइजेशन। हाई एनर्जी रेडिएशंस जैसे कि एक्स रेज और गैमा रेज, जब ये भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स से टकराती हैं तो उनमें से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देती हैं, बाहर निकाल देती हैं, और उस वजह से भी वो आयंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। फिफ्थ क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। पहला वाला है व्हाट आर आइसोटोप्स, हाउ डू यू डिड्यूस द फ्रैक्शनल एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द रिलेटिव आइसोटोपिक अबंडेंस। सबसे पहले उन्होंने आइसोटोप्स के मुतालिक पूछा है, तो हमने आइसोटोप्स की डेफिनेशन लिख दी कि आइसोटोप्स होते हैं ऐसे एटम्स जो एक ही एलिमेंट के हों लेकिन उनका मैस डिफरेंट हो, क्योंकि उनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं इस वजह से। और एग्जांपल लिख दी, जैसे कार्बन के पास 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, 13, 14। इन तीनों के अंदर ही प्रोटॉन सेम है लेकिन न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हैं, इस वजह से इनका मैस भी डिफरेंट है। फिर उन्होंने हमसे फ्रैक्शनल एटॉमिक मैस यानी कि एवरेज एटॉमिक मैस कैलकुलेट करने का तरीका पूछा है कि अगर हमारे पास आइसोटोपिक अबंडेंस मौजूद हो तो हम कैसे एवरेज एटॉमिक मैस कैलकुलेट करते हैं। कि सबसे पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई द एटॉमिक मैस ऑफ ईच आइसोटोप बाय इट्स रिलेटिव अबंडेंस। हर आइसोटोप के मैस को अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और अबंडेंस के आगे लिखा है मैंने एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन, यानी कि 100 से डिवाइड भी किया हुआ हो ताकि वो परसेंटेज फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए। पता है ना आपको, परसेंटेज में साथ में परसेंटेज का साइन लगा होता है, तो उसको हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं। और लास्ट में लिखा हुआ है ऐड दीज वैल्यूज टुगेदर टू गेट द एवरेज एटॉमिक मैस ऑफ द एलिमेंट। आखिर में उन सबको ऐड कर देंगे तो एवरेज एटॉमिक मैस मिल जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन का बी पार्ट, हाउ डज अ मैस स्पेक्ट्रोग्राफ शो द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। ये है इसका आंसर। इस टॉपिक को डिटेल में मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, यहाँ मैं इसका ओवरव्यू पेश कर देती हूँ। स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोग्राफ के ज़रिए हमें आइसोटोप्स के मैसेस का भी पता चल जाता है और उनकी रिलेटिव अबंडेंस का भी। यहाँ उन्होंने पूछा है कि आप बताएं स्पेक्ट्रोग्राफ रिलेटिव अबंडेंस कैसे बताएगा। तो इस आंसर में लिखा है मैंने, हम अपना एलिमेंट जब स्पेक्ट्रोग्राफ में डालेंगे तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वो आयंस मैग्नेटिक फील्ड से जब गुजरेंगे तो अपने मैस टू चार्ज रेशो की वजह से सेपरेट हो जाएंगे।
जो लाइटर आयंस होते हैं वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट होंगे, जो हैवियर आयंस होंगे वो कम डिफ्लेक्ट होंगे। उसके बाद ये आयंस डिटेक्टर को हीट करेंगे। हर आयन जब डिटेक्टर को हीट करेगा तो वो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा, और हमारे उस एलिमेंट के सैंपल के अंदर जो एक ही तरह के सारे आइसोटोप्स थे वो डिटेक्टर में एक ही जगह पे हिट करेंगे, तो उसकी वजह से उस ख़ास आयन का करंट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि किस आइसोटोप की अबंडेंस ज़्यादा है। जिस आइसोटोप ने ज़्यादा करंट प्रोड्यूस किया होगा उसकी अबंडेंस भी ज़्यादा होगी। पार्ट सी है, व्हाट इज़ द जस्टिफिकेशन ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग पीक्स इन द मास स्पेक्ट्रम फॉर ब्रोमीन while for iodine only 1 peak at 127 AMU is detected। स्पेक्ट्रोग्राफ से हमें जो रिजल्ट मिलता होता है ना, ग्राफ, उसको कहते हैं मैस स्पेक्ट्रम। तो वो कह रहे हैं कि उसके अंदर ब्रोमीन के लिए 2 पीक्स बनती हैं, आयोडीन के लिए 1 पीक बनती है। ऐसा क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ब्रोमीन के नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स जो नेचुरली पाए जाते हैं वो सिर्फ 2 हैं, ब्रोमीन 79 और ब्रोमीन 81। इसलिए उसके लिए 2 पीक्स बनती हैं, और आयोडीन का नेचुरली अकरिंग आइसोटोप सिर्फ 1 ही है, इसलिए उसकी 1 पीक बनती है। क्वेश्चन 6 में उन्होंने हमें एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए कहा है। सिल्वर के 2 आइसोटोप्स का मास और उनकी अबंडेंस बताई गई है, और एवरेज एटॉमिक मास हमें कैलकुलेट करना है। सिंपली कर लेते हैं, आइसोटोप के मास को अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई कर दें और फिर उन दोनों आइसोटोप्स को आपस में जमा कर दें, 100 से डिवाइड कर दें, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 107.86 AMU। ये एवरेज एटॉमिक मास है सिल्वर का। 7th क्वेश्चन एवरेज एटॉमिक मास वाला ही है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। एवरेज एटॉमिक मास उन्होंने हमें बताया हुआ है बोरोन का, और जो बोरोन के 2 आइसोटोप्स हैं उनकी अबंडेंस हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले तो उसकी अबंडेंस को हम कोई नाम दे देते हैं। बोरोन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, बोरोन 10, बोरोन 11। बोरोन 10 की परसेंटेज को हम कह देते हैं X%, और बोरोन 11 की परसेंटेज को कह देते हैं 100 - X%। क्योंकि टोटल परसेंटेज तो 100 होती है ना, तो बोरोन 10 की परसेंटेज को 100 में से माइनस कर देंगे तो बोरोन 11 की परसेंटेज आ जाएगी। जैसे सपोज करें अगर परसेंटेज आ गई मेरे पास 20, तो 100 में से 20 को निकाल देंगे तो बाकी बचता है 80। तो इसलिए हमने बोरोन 10 की परसेंटेज को X कह दिया और बोरोन 11 को 100 - X कह दिया। अब जिस तरह से हम एवरेज एटॉमिक मास के लिए लिखते हैं उस तरह से ही लिख लेते हैं। स्टार्ट में एवरेज एटॉमिक मास हमें पता है तो उसको लिख दिया 10.81। फर्स्ट आइसोटोप के मास को मल्टीप्लाई कर दिया उसकी अबंडेंस यानी कि X के साथ, प्लस सेकंड आइसोटोप के मास को भी मल्टीप्लाई कर दिया उसकी अबंडेंस यानी कि 100 - X के साथ, और डिवाइड कर दिया 100 से। अब एक पॉइंट याद रखिएगा, हम 100 से डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास अबंडेंस की वैल्यू परसेंटेज की शक्ल में होती है, तो परसेंटेज साइन को ख़त्म करने के लिए हम डिवाइड करते हैं 100 से। और जब इस तरह से मैं कैलकुलेशन करूँगी ना, तो फाइनल जो मेरे पास आंसर आएगा वो परसेंटेज की शक्ल में ही आएगा। लेकिन आसानी के लिए आप यहाँ से 100 को एक दफ़ा रिमूव भी कर सकते हैं। जो नीचे डिवाइड में 100 है उसको भी ख़त्म कर दें, और जो ऊपर है ना 100 - X, वहाँ भी 100 की जगह 1 लगा दें, 1 - X, और इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। लेकिन इससे जो आंसर आएगा वो परसेंटेज की शक्ल में नहीं होगा, फिर आपको परसेंटेज में लाना पड़ेगा। आसान तो होता है 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो परसेंटेज बन जाती है। तो अभी मैंने यहाँ पे जैसे मैथ में हम कैलकुलेशंस करते हैं बिल्कुल वैसे ही सिंपल कैलकुलेशन कर ली। आई होप आपको ये सॉल्व करना आता ही होगा, क्योंकि ये है भी बहुत आसान, और इस तरह की कैलकुलेशंस तो इंटरेस्टिंग भी होती हैं। तो देखिए लास्ट में मेरे पास जो X की वैल्यू आ गई वो है 20, और आगे परसेंटेज का साइन भी लगा हुआ है। तो मैंने अब ऊपर लिख दिया, X की जगह लिख दिया 20। बोरोन 10 की परसेंटेज हो गई 20% और बोरोन 11 की बन गई 80%। क्वेश्चन 8 है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स एंड गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ ईच। बारी बारी इनकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स देख लेते हैं। ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, इन सबको कहते हैं मोल। किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को अगर हम ग्राम में लिखते हैं तो वो उसका ग्राम एटम कहलाता है, यानी कि मोल कहलाता है। 3 एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। हाइड्रोजन का मास होता है 1.008, इसको ग्राम में लिख दिया तो ये बन गया हाइड्रोजन का 1 ग्राम एटम। नेक्स्ट है ग्राम मॉलिक्यूलर मास।
किसी एक मोल मॉलिक्यूल के मास को अगर ग्राम में लिख दें तो वो उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। जैसे H2O, इसका मास होता है 18, इसको ग्राम में लिख दें, ग्राम पर मोल, यानी कि एक मोल का इतना मास होता है 18 ग्राम, तो ये बन गया H2O का ग्राम मॉलिक्यूलर मास। CO2 का मास होता है 44, इसको अभी ग्राम पर मोल में लिख दें तो ये बन जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट है ग्राम फॉर्मूला। किसी आयोनिक कंपाउंड के मास को अगर हम ग्राम में लिखते हैं तो वो उसका ग्राम फॉर्मूला कहलाता है। ग्राम फॉर्मूला भी मोल ही होता है। जैसे एग्जांपल में मैंने लिखे हुए हैं NaCl, CaCO3, AgNO3, ये तीनों ही आयोनिक कंपाउंड है, तो इनके जो भी मैसेज हैं उनको हमने ग्राम में लिखा हुआ है, तो ये इन सबके ग्राम फॉर्मूला है। नेक्स्ट है ग्राम आयन। किसी आयोनिक स्पीशीज के मास को अगर हम ग्राम में लिखते हैं तो वो उसका ग्राम आयन कहलाता है। जैसे Na पॉजिटिव, ये एक आयोनिक स्पीशीज है, एक आयन है, कोई कंपाउंड नहीं है। इसका मास होता है 23, इसको ग्राम में लिख दिया तो ये इसका ग्राम आयन बन गया। नेक्स्ट है मोलर वॉल्यूम। STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस कंडीशन पे किसी भी गैस के एक मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 dm³ और इस 22.4 dm³ को हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। और ये सिर्फ आइडियल गैस के लिए होता है। आइडियल गैस होती है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स के दरमियान ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ना ही कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है। एग्जाम्पल्स, ऑक्सीजन गैस का एक मोल है तो इसका वॉल्यूम होता है 22.4 dm³। N2 गैस, इसका भी एक मोल है इसलिए इसका वॉल्यूम है 22.4 dm³। CO2, इसका भी एक मोल है इसलिए वॉल्यूम है 22.4 dm³। एक मोल गैस का वॉल्यूम हमेशा 22.4 dm³ होता है। नेक्स्ट, एवोगैड्रोस नंबर। किसी भी चीज़ के एक मोल के अंदर 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। इसकी एग्जांपल्स देखें। अगर हम किसी मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, जैसे कि पहले एग्जांपल में है H2O, तो उसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल H2O के मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। अगर हम किसी एलिमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे कि सेकंड एग्जांपल, तो उसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल कार्बन के एटम्स होंगे। और अगर हम किसी आयनिक स्पीशीज की बात कर रहे हैं, जैसे कि Na पॉजिटिव थर्ड एग्जांपल, तो उसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल आयन्स मौजूद होंगे। नेक्स्ट है स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री साइंस की ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इनके रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। किसी रिएक्शन के अंदर कुछ क्वांटिटीज़ हमें नॉन होती हैं, कुछ अननोन होती हैं, तो स्टोइकियोमेट्री की हेल्प से हम अननोन क्वांटिटीज़ फाइंड करते होते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं, पहली है मैस मैस रिलेशनशिप। इसके अंदर हमें किसी एक चीज़ का मैस मिला होगा, दूसरी चीज़ का हमें फाइंड करना होगा। मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप के अंदर किसी चीज़ का मैस मिला होगा, हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, या फिर वॉल्यूम मिला होगा और हम मैस फाइंड कर सकते हैं। मैस मोल रिलेशनशिप में किसी का मैस मिला होगा और हम मोल फाइंड करेंगे, या फिर मोल मिला होगा और हम मैस फाइंड करेंगे। लास्ट है परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड रेशो होती है एक्चुअल यील्ड और थियोरेटिकल यील्ड की। इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड ओवर थियोरेटिकल यील्ड इंटू 100। इसकी भी 4 एग्जाम्पल्स लिखती हैं। एक थियोरेटिकल यील्ड है मेरे पास 100 ग्राम, थियोरेटिकल यील्ड है मेरे पास 10 ग्राम, एक्चुअल यील्ड है 8 ग्राम। तो सॉल्व करके मेरे पास परसेंटेज यील्ड आ जाएगी 80 ग्राम। इसी तरह से 2 और भी लिखी हुई हैं।